अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको पता है, सिया कॉन्वर्सेशन इज टू ट्राई एंड एस्टैब्लिश अ नैरेटिव ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो कि इस मुल्क में बड़े लैकिंग है। तो वी ट्राई एंड गेट द बेस्ट पीपल ताकि हम आपको समझा सकें कि इकोनॉमिक्स में डिबेट क्या है, चीज़ें क्या है। लॉट ऑफ डिबेट इन इकोनॉमिक्स, ऑल्सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर लाइफ। तो ये हम कोशिश करते हैं। तो आज आई एम वेरी प्राउड टू से, वेरी हैप्पी टू से, हमारे साथ अशफाक तोला साहब है। आपने सब नाम सुना होगा। माशाल्लाह ये अकाउंटिंग प्रोफेशन के, क्या मैं कहूँ, एक बड़े प्रिंस हैं। ही नोज, ही इज काइंड ऑफ लीडर इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन. He's also leader in economics because his newsletter, Tolanomics, helps us a lot. He's got 3 or 4 newsletters that are very, very क्या कहते हैं, incisive, very good newsletters. He's also advising the government all the time. He's got several he's done tax reform work with the government. He's done several important issues. So that's why I thought it's important to talk to Tola साहब. तोला साहब बताइए, आप हुकूमत को एडवाइस करते रहे टैक्स रिफॉर्म पे, आप हुकूमत को एडवाइस करते रहे ऑन द इकोनॉमी, और आपका न्यूज़लेटर जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है। ये बताइए, आप मुतमईन है जो अब इकोनॉमी में हो रहा है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मैं तो अकाउंटेंसी का, टैक्स का और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। और बीइंग स्टूडेंट ना, हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो डेटा को देखें, और स्पेशली कोशिश ये होती है कि जो ऑफिशियल डेटा है उसको देखते हुए हम सारे अपने जो भी चीज़ें, जो तज्जिए होते हैं वो देते हैं। ऑब्वियसली कोशिश यही होती है कि आप, जब आप ओपिनियन मेकर हों और आपके ओपिनियन पे कोई रिलाई करता हो, तो आपको वो ओपिनियन देना चाहिए। इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दिस, डॉक्टर साहब, कुछ इख्तलाफात होते हैं लोगों के, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के। और मेरा ख्याल है ओपिनियन आर लाइक नोजेज, एवरीवन एज वन। सो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज वो रिस्पेक्टफुली हम एक दूसरे को। सर, लोग वैसे अक्सर लोग किसी और एनाटमी की बात करते हैं, बट कोई बात नहीं, हम नोज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी बताइए। तो सर, मैं ये समझता हूं कि रिस्पेक्टफुली पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के अपने डायनामिक्स हैं, और वो डायनामिक्स बड़े, आप अगर देखें इसको पूरा ट्रेंड उठा के देख लें आपकी इकोनॉमी का, महबूब हक का प्लान उठा के देख लें, जिसको बाद में कोरिया ने बुक कॉपी करके अपने आप को काफी एलिवेट किया। मैं उससे थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी करता हूँ, उन्होंने अपनी हार्ड वर्क से भी किया। फिर इसके बाद आप देखें जिस तरीके से हम स्टीम रोल करते आए चीजों को, जिस तरीके से नेशनलाइजेशन हुई, जिस तरीके से हमने अपने इदारों को तबाह किया, और जिस तरीके से हम अपने इदारों को तबाह कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज हाई टाइम दैट वी मस्ट सिट टुगेदर, ऑल द स्टेक होल्डर मस्ट सिट टुगेदर and just find out where we are wrong and where we can, I mean, इसको कह सकते हैं, इसको we are struggling and where we can find some solutions where we can boost the economy. अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वही टेंडेंसी है। आप देखेंगे 60% to 65% टेक्सटाइल होती है डॉलर टर्म्स में। और आप कभी भी देखें इसको, अगर आप इसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो वही आपकी जो कमोडिटी प्राइसिंग पे आ जाता है। अगर 1 पाउंड, $1 पर पाउंड अगर होती है, तो आप $23 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपकी ये 68 सेंट पे आ जाती है, तो आप 17 बिलियन पे कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इंपोर्ट का भी आपका जो ज्यादातर होता था पहले एक जमाने में, वो आपका बिल्कुल इसी पे टैग हो जाता था कि जी ऑयल की प्राइस क्या है। और आज भी वो टेंडेंसी देखें हम, वी 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 आर लाइक अ सिल्क वॉर्म। हम अपने शेल से बाहर नहीं आ रहे, हम अपने शेल में डाई होने के लिए बैठे हुए हैं। अब और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो ये फॉरेन ट्रेड पे आप आ गए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लोकल इकोनॉमी है, या डोमेस्टिक इकोनॉमी जिसको मैं कहूंगा, उसमें एवरी पासिंग डे आपकी जो अंडरग्राउंड या ग्रे इकोनॉमी जिसको मैं कहूंगा, वो बढ़ती जा रही है। फॉर नोन रीजन टू आस, ऐसी बात नहीं है कि अननोन नहीं है। तो ये वेरिएबल नोन्स जो है हमारे पास, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और अंडरग्राउंड इकोनॉमी, आपकी जो ग्रे इकोनॉमी जिसको मैं कहता हूं, वो हमें इस बात में मजबूर करती है कि हम एक एक नहीं 10 दफा सोचें। और क्यों सोचें? कि आप देखें आज, आप देखें ये एक एक साल से एक चीज चल रही थी,
कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत बड़े बड़े बुलंगो बांग मैंने दावे सुने थे, देखे थे, उस वक्त हमने कहा था कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर खरीद रहा है। वेरियस स्टोरीज भी आएंगी, शहबाज राना साहब की भी आई, एक दो और जर्नलिस्टों की भी आई कि जी $16 बिलियन खरीदे। अब तो गवर्नर साहब ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने $20 बिलियन खरीदे। ठीक है, अब आप क्या करें, और आपको भी ये मैकेनिज्म पता है, स्टेट बैंक का मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि जी इंटर बैंक में अब वो डॉलर अवेलेबल नहीं होता था, बैंक अपने अपने बैंक को स्क्वायर करता था पहले और गवर्नमेंट को एक सर्टेन परसेंटेज दे देता था। और हो ये रहा था कि कहीं इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट सेटल नहीं होते थे और कहीं एक्सपोर्टर अपने पैसे बाहर रख लेते, और उसकी वजह से आपकी करेंसी को आपने स्टेबल रखा। स्टेबल रखने के बाद आपने अपनी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कम किया। आपने अपने काफी इन्फ्लेशन को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने ऑब्वियसली पॉलिसी रेट गिराए। आपने पॉलिसी रेट गिराने के बाद अपने फिस्कल डेफिसिट को एक हद तक कंट्रोल कर लिया। प्राइमरी डेफिसिट भी आपका एक हद तक ठीक हो गया। बट हैविंग सेड दिस, आप मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो हम सारे प्रोपोनेंट हैं, मैं आप एवरीवन, कि जी इट शुड बी फ्री मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, तो दूसरी तरफ करेंसी वैल्यूएशन की जो आपकी आ रही थी, चाहे मुझे आप डिस्कार्ड कर दें, मेरी फर्म चलो कर रही है अपना, और आपने देखा होगा हर महीने हम कर देते हैं, विच इज हाईली अनलाइकली ऑफ एनी। मुझे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज और इन्वेस्टमेंट बैंक से ही फोन आए कि रिमार्केबल अचीवमेंट के, आप इसको हर महीने एक्चुअल बेस पे आप इसको एडजस्ट करके लेके आते हैं। तो एक चीज, ₹235 हमने जब की थी आज से कोई 1.25 साल पहले, तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। आई डोंट माइंड, अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी के साथ कोई क्रिटिसिज्म करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहा गया कि ये ट्रू वैल्यूएशन नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि मेरे वैल्यूएशन के कोई 1.5 महीने बाद गोल्डमैन सैक ने एक वैल्यूएशन दी और उन्होंने कह दिया कि जी ये जो वैल्यूएशन है, मैंने 235 की थी, उन्होंने 223 कर दी। फिर उसके 2 एक महीने के बाद एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है या ब्रोकरेज हाउस में उसको अभी कहूंगा पाकिस्तान के लेवल पे, तो ऑप्टिमस, उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड उन्होंने किया और उन्होंने निकाल के मुझे दे दिया कि जी ये 243 का है। देन द आईब्रोज वर रेज्ड और उन्होंने कहा कि यार ये 235 वाला बीच में खड़ा है, तो इसका मतलब और सबसे पहले आया है, तो मीनिंग दैट कि देयर इज सम हिडन ट्रूथ इन इट। और फिर इसके बाद मुझसे कॉन्टेक्ट, और साहब ये बताइए, आप जब 235 की बात करते हैं, किस तरह, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, जरा इसमें देखिए। मैं आपको इख्तिलाफ दे, अपनी जगह होता है और मैं इख्तिलाफ आपको में। मेथड, मैं आपको पूरा मेथड दूंगा सर। बताइए बताइए। ऐसा नहीं होगा कि मैं, देखें, आई वाज नॉट सेइंग कि जी आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड करेक्ट। ऑफ द बेड तो ये होगी। ये पूरा एक पूरा प्राइसिंग मॉडल है, आप जानते हैं, आप आपसे हम तो इकोनॉमिक्स सीखते हैं, आपसे हफीज शेख से सीखी, डार साहब से मैंने बहुत सीखा, सबसे सीखा है। बट व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड, कि देखें, एक तो मेथोलॉजी जो आपको जी डीर की दी थी उन्होंने, अपना क्या है आपका, गोल्डमैन सैक ने, उन्होंने भी 223 दी थी, उन्होंने अपनी एक बिल्कुल क्रॉस मेथोलॉजी दे दी थी। ऑप्टिमस ने इन्फ्लेशन एडजस्टेड दे दी थी। हमारी क्योंकि प्रीवी थी, बिकॉज आई वर्क प्रोफेशनली ऑन बिहाफ, दिस मॉडल वाज क्रिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द इंपोर्टर आउट ऑफ यूएस। उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये आप शेयर मेथोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, बट ब्रॉड ब्रश में आपको आइडिया दे देता हूं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसमें। हमारी जो मेथड जो चल रहा है और चलता रहेगा, वो ये होता है कि आपका, कि आप सबसे पहले तो जो आपका टारगेटेड जो होता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लेते हैं। ठीक है जी। फिर हम इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेते हैं। फिर एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेते हैं और फिर रेमिटेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेते हैं। उन सबको एक बिल्कुल मॉडल के तहत ले जाके हम उसमें चेंज इन रीर लेते हैं। रीर आपको पता है 2018 में आईएमएफ का जो मॉडल था वो फ्रीज हो चुका है और उसमें काफी अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशन आनी बाकी है जो अब तक नहीं आई। जब वो निकल आता है चेंज इन रील, फिर हम उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट डालते हैं कि हर 10 रुपए पे 2% चलता है। ये मेरा नहीं है, ये 3 4 मेथड है जिसमें से सबसे बेस्ट मेथड का हमने सेलेक्ट किया है, और उसको फिर हम कंपाउंड करके इसकी एक पूरी एवरेज प्राइसिंग ले आ रहे हैं कि इसका इंपैक्ट रील की चेंज के साथ क्या बनता है। और उसके बाद हम 3 पीरियड का एवरेज देख के उसकी एक आप ले आते हैं और फिर एक्चुअल से हम कंपेयर करके आपको बताते हैं कि जी ये मॉडल बनता है। और इसी से मेरा ख्याल है कुछ ऊपर नीचे मिलता जुलता होगा या आगे पीछे होगा, मुझे नहीं पता, जो कि मेरे बाद ब्लूमबर्ग ने एक वर्किंग दी है।
जिसमें उन्होंने ये कहा था डॉक्टर साहब कि अगर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $14 बिलियन पे अगर हम्म, पहुंच गया तो मेरा ₹350 का डॉलर हो जाएगा। तो व्हेन वी वर्कड आउट दोज नंबर्स गिविंग इन आवर मॉडल, और उसमें जब इनके मॉडल को भी हमने देखा उनकी इक्वेशन को देख के, तो वो ₹240 का आ गया। अब वो आईब्राउज जब रेज हुए तो मुझे अप्रोच किया गया डिफरेंट इदारों की तरफ से कि यार ये आप कैसे कह रहे हैं, बिकॉज मैंने इनको मॉडल तो दिखा दिया कि भी आप मिलेंगे आपको भी दिखा दूंगा, और एक आध जर्नलिस्ट के भी उसमें है, उन्होंने देखा है कि ये मॉडल है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि यार आप 290 का रखो, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब। बट सही बात कह यह है रहे कि जब मैं डिमांड सप्लाई की अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि जी फेयर वैल्यू पे मैं काम करूंगा, जब मैं ये कहूं कि जब 300 का डॉलर होना चाहिए तो मैं 280 नहीं रखूंगा, जो क्रिटिसिज्म का बायस बना है पास्ट में भी, जब मैं ये फिर मैं क्यों कहूं कि जब अगर 240 का डॉलर है तो मैं 280 में खरीदूं। हैं। ये मेरा एक टोटल पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आज 400 का हो जाए डॉलर। मैं नहीं कहता कि मैं किसी को सब्सिडी नहीं, देना आपकी चाहता बात बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आई डोंट मीन टू डिस्प्यूट, मेरी आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि सोशल साइंस में, खास तौर पे इवन फिजिकल साइंस में, देयर इज नो सच थिंग इज कंप्लीट एग्रीमेंट। कुछ ना कुछ हमारा बायस आ जाता है। वो हमारा एक गुरु था kahneman, जिसने किताब लिखी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और वो कहता है कि वी आर ऑल बायस्ड, बेसिकली ह्यूमैनिटी इज बायस्ड। वो कहता है कॉग्निटिव बायसेस हम सब में है, तो जरूर है। चलिए उसको छोड़े। मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जो रियर को कैलकुलेट करे या आपकी मेथडोलॉजी यूज करे, एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। वो ये है जी कि जो टैरिफ्स इतने ज़्यादा हमारे हाई हैं, जो फंडामेंटल लेसन हम इकोनॉमिक्स 101 में सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि टैरिफ और एक्सचेंज रेट चेंज में एक वन ऑन वन रिलेशनशिप है। अगर हूं। मैं यस। टैरिफ 100 लगा दूं तो मैं एक्सचेंज रेट कम कर सकता हूँ। अगर मैं टैरिफ 50 लगा दूं, अगर मैं टैरिफ खत्म कर दूं, तो एक्सचेंज रेट रियलिस्टिक भी आ जाती है। तो एक तो वो, दूसरी चीज़ ये, हमने इम्पोर्ट कंट्रोल्स अभी तक लगाए हुए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जी बैंकों को आपने जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज है उनको आपने ख़त्म करके बैंकों को कह दिया कि तुम डील करोगे। और बैंकों को आज भी कई बैंकर्स से मैं कल भी मिला हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर स्टेट बैंक ने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। हम एलसी स्लोली खोलते हैं, हम तेज नहीं खोलते, एकदम नहीं खोलते, हम रोकते हैं। बिकॉज स्टेट बैंक कहता है कि पहले हमें एक्सचेंज दे दो, फिर जो एक्सचेंज होगा उस पर एलसी खुलेंगे, तो इससे तो कैश स्टार्व्ड इकोनॉमी होगी। स्टेट बैंक ये नहीं कहता देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसके अंदर हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ $1000 ले लूँ, मुझे $1000 नहीं मिलता। इस्लामाबाद की मार्केट में तो कम से कम $1000 नहीं मिल रहा। तो कहने का ये मतलब, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मैथमेटिक्स अपनी जगह, फॉर्मूले अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है, मैं भी वो करता हूँ। बट एक रियलिटी जो मेरे उस्ताद ने, मिल्टन फ्रीडमैन, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उससे सिखाई थी कि भाई मार्केट में जरूर जाके देख लो क्या हो रहा है। उसका एक बड़ा मजेदार सवाल था तोला साहब, जो उसने पूछा था हमें एक एग्जाम पे, और हम सब परेशान हो गए थे। उसने कहा, हु नोज मोर अबाउट इन्फ्लेशन, अ प्रोफेसर एट शिकागो और द टैक्सी ड्राइवर इन द स्ट्रीट? हम सब ने प्रोफेसर शिकागो को बड़ी बड़ी लंबी बातें, ना ना, तुम गलत कह रहे हो, टैक्सी ड्राइवर से जाके पहले पूछो। तो मैं उस हवाले से देखता हूँ कि हमारी मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है, हमारे इम्पोर्टर्स रुके हुए हैं, हमारे टैरिफ्स बहुत हाई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। तो मुझे तो लगता है कि डॉलर इस वक्त ओवर वैल्यूड है, नॉट अंडर वैल्यूड। डॉक्टर साहब आप एक हद तक आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं इससे एग्री करता हूं आपने जो बातें की हैं मुझसे। बट मुझे एक चीज आप बता देंगे कि एक्सचेंज रेगुलेशंस जिसकी आपने बात की अभी, और बड़ी लाउड एंड क्लियर बात की कि जी बैंकर ये कहते हैं एक्सचेंज कंपनी से हटा दिया। एक्सचेंज कंपनी के पास कभी भी एलसी ओपनिंग की वो थी ही नहीं। और उसका सबसे बड़ा एक इशू था, जब मैं भी एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, मैं आपके पास विजिट भी करके गया टैक्स रिफॉर्म में, मैं आपके आइडिया लिए और काफी इसमें मैंने चीजें इनकॉर्पोरेट की। आपकी टीम से भी मैंने मेंबर लिए, दे वर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस एज वेल, और इसमें हमने भी कोशिश की। देखिए, आप स्टेपिंग स्टोन से लेके चले। हम एक बात कह रहे हैं, एक मैं कहता हूं लेडर अप जाए, आप कह रहे हैं नीचे उतरे। नीचे उतरने में मेरा मसला क्या है कि देखिए 3 वेक्टर्स मैंने आपको डिफाइन करके दिए डे वन को, और मेरा भी यही ऑब्जेक्टिविटी है जो आपकी है। इट्स अ मेथड ऑफ कि हाफ फिल है कि हाफ एम्प्टी है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आपकी एक्सपोर्ट्स के एवेन्यू तो है नहीं। अभी भी देखें, एक 4 मेंबर टीम ने एक पूरी उन्होंने दे दिया कि टैरिफ रिफॉर्म्स कर दें और आप रेगुलेटरी ड्यूटीज को स्लैश कर दें, आप टैरिफ को नीचे ले आए, आप उन्होंने कैस्केडिंग को काफी तीनों को नीचे लेके आए। फाइन, आई डोंट माइंड। बट
एटलीस्ट टेल मी कि उसकी अदर साइड भी, अदर साइड ऑफ द कॉइन भी तो है ना। मुझे एक बात बताएं कि क्या उनकी ये रिकमेंडेशन आई है मेरे पास कि क्या एक्सपोर्ट कहां से बढ़ेगी? क्या वो सिर्फ एक ही बात देखें, जब इंपोर्ट खोलने की बात आ रही है, आई नो कि वी हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ आइटम व्हिच वी कैन इंपोर्ट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, डू वी हैव सच लग्जरी? नो। डू वी हैव, अब मैं आपको एक बात, उस दिन इंडस मोटर के सीईओ को मैं सुन रहा था, जमाली साहब को, उन्होंने कहा साहब 2 करोड़ 10 लाख की गाड़ी आप मुझसे लेते हो, फॉर्च्यूनर, 80 या 90 लाख रुपए मुझे मिलते हैं, बाकी तो सरकार टैक्स में लेके चली गई। तो क्या आप उस फॉर्च्यूनर वाले को अलाउ करोगे कि यार तू सस्पेंशन प्राडो के लगा ले और 1 करोड़ 25 लाख रुपए में इसको एक्सपोर्ट कर दे, ताकि कम से कम जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उसका बिल मुझे एक्सपोर्ट से तो मिल जाए। बिल्कुल क्या ठीक। क्या सब आप अपनी एडवांस रूलिंग्स दोगे? क्या मुझे एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका दोगे आप? देखिए मैं ये कहता हूं, आप सब चीजों को एक एक साथ मिला के चलो। यू कांट, आई मीन आप बिल्कुल कुछ लेके आओ कि जी आपके अंडरग्राउंड इकोनॉमी को आप कैसे ऊपर लाएंगे, दूसरा आप ये लाएं कि जी ठीक है एक्सपोर्ट्स आप कैसे ऊपर लाएंगे, फिर आप ये कहेंगे जी आप इंपोर्ट्स को कैसे खोलेंगे। अब मैं ये कह दूं कि एक नलका तो मैंने खोल दिया है कि जी जिससे वो चला जाएगा, नीचे जो मेरे पास दूसरे नलके हैं वो तो ड्राई हो रहे हैं। अब आप मुझे फिर ये बताएं कि हमने एक चीज देखी, मैं आपको इस बात से थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। मई 2023, ये मई की मैं बात कर रहा हूं, अगर डेट्स कहेंगे तो दे दूंगा। ब्लूमबर्ग ने एक आपका लिखा था, आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी कहा था 245 रुपए की है। आप यू कैन गो टू आर्काइव एंड यू कैन फाइंड इट आउट। और उस वक्त हमारा 290 रुपए का था डॉलर। तो मैंने उनको मैं उस वक्त थोड़ा सा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ जाता था, तो मैंने बात की इनको, मैंने कहा यार देखो ये तो, और वो फिर जब हमने आईएमएफ को प्रेजेंट किया कि यार आईएमएफ साहब ये देखें ये है, तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो? हमने कहा हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाएं, और हमें ये जो एक्सचेंज कंपनीज वाला सिस्टम है जहां से ये रूट कॉज बन रही है हमारी, हम उसको लेट्स क्लिप देयर विंग्स। और हमने क्या कहा था इनको कि जी कि आप, उस वक्त हमने कहा था कि ये फ्रेंचाइज को खत्म करने का आप हमें मौका दे दें, वो उन्होंने नहीं करने दिया। आप समझे सर? तो मेरा बिल्कुल ठीक। कहने का मकसद ये है कि जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है वी एंड अप इन अ मैस। बट 100% करेक्ट है। हैविंग पर सेड थोड़ा दिस, सा मैं ये नहीं कह रहा, अब आप देखें ना, आपने टैरिफ रिडक्शन कर दी हम्म, इंपोर्ट हम्म, साइड पे, हम्म, आपने टैरिफ रिडक्शन से फायदा किसको हुआ? वहां के एक्सपोर्टर को, मेरे को तो नहीं हुआ। हम्म, आपने ये देखा होगा, आप चलो मैं आप बैठे हुए हैं, उसकी वजह से कितना इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है मैं देख लूंगा आपको। एक तरफ तो आप टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्बन लेवी लगा रहे हैं। जो मेजर इंपोर्ट है आपकी क्या है? ऑयल है, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस पर तो कोई टैरिफ लगता ही नहीं है। हम्म, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या ये कौम या इसका वो बंदा, देखें अगर कोई इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मेरी आपकी लाइफ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना एक कॉमन मैन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। हम्म, आप क्या उसको मिटिगेट कर रहे हैं? मेरा ये सवाल होता है। तो आप, मैं ये कहता हूं आप करें, मैं नहीं चाहता कि जी आप इंपोर्ट को कर्व करें, मैं नहीं चाहता कि आप एक्सपोर्ट को रोकें, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जो ग्रे इकोनॉमी को आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में ना लाए, बट एक बिल्कुल। साथ सबको लेके चलें, ऐसा थोड़ा ना सा मैं करें। आप इसको इसको मैं एक और डायरेक्शन में थोड़ा ले जाऊं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात में कोई नहीं डिसएग्री कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ। थोड़ा सा एक्सचेंज रेट जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, एक्सचेंज रेट में बड़ी थियरी चेंज होगी। एक्सचेंज रेट का कोई ताल्लुक नहीं एक्सपोर्ट से, एक्सचेंज रेट कोई ताल्लुक नहीं इंपोर्ट से। एक्सचेंज रेट जो मैं समझाऊं वो ये है कि एक्सचेंज रेट हमारी इज्जत और दूसरे इज्जत मुल्क की इज्जत की एक मेजर है। हमारी इज्जत की, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एबिलिटी टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, वो चीज है। इट्स गॉट नथिंग टू। और इसको जितना मर्जी मैनिपुलेट करें। जो अब मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसको एक्सचेंज रेट को 2 मिनट छोड़ें, ये बताएं कि अगर मैं दूसरे तरीके से एक्सचेंज रेट को देखूं या हमारी इज्जत को देखूं। मैं देखता हूं तौलत साहब, आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं, यू माशाल्लाह डील विद ऑल द बिग कंपनीज। तो आप मुझे प्लीज बताइए हमारी कंपनीज इतनी छोटी क्यों है? मैं इनको कहता हूं सनसेट इंडस्ट्रीज।
सेट लेड, अनलिस्टेड, नॉन प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं ये। ठीक है, आप देखिए, मैंने हिसाब लगाया, मेरा ख्याल स्टॉक मार्केट पे इस वक्त कोई 5 या 6 कंपनियां जो बिलियन से ऊपर है, और वो भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है या फौजी है या कोई ऐसी चीज है। पर जो प्राइवेट कंपनीज, हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियन है, हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े भारी भारी बिजनेसमैन है, पर उनकी कंपनियां सारी 200, 300, 400 मिलियन की हैं। अभी बैंक में देखता हूँ 1 बिलियन, 1.2 बिलियन है, एमसीबी 800 मिलियन है। तो ना सब मुझे बताइए, इस इंटरनेशनल इकोनॉमी में अगर हमने एक्सपोर्ट, तो मैं गिनता ही नहीं। मैं कहता हूँ हमें कंपनियां चाहिए जो बाहर भी काम कर रही हो। कंपनी क्या, कंपनी इज द मॉडर्न डे आर्मी। वो जाके कुछ कॉन्कर करती है, कुछ एक्सपोर्ट करती है, कुछ करती है। वो मेरे लिए नहीं करती, मुल्क के नहीं करती, अपने लिए करती है। बताइए, आप तो इतने सालों से देख रहे हैं इन कंपनियों को, ये इतनी पिद्दी क्यों है? और दूसरी चीज बताइए, स्टॉक मार्केट की साइज जो है हमारा 10% है, इंडिया का 110% है, बांग्लादेश, सॉरी उसका मलेशिया का 100% है, वगैरह वगैरह। हर कंट्री तकरीबन जो किसी वैल्यू की है, हमारे साइज की है, जिसका कोई साख है, उसकी स्टॉक मार्केट 100% होती है। उसकी कंपनी है, दुबई की कंपनी मैंने स्टडी की है, 30, 30, 40, 40 बिलियन डॉलर की। मलेशिया की 50 बिलियन डॉलर की। सर ये बताइए, हमारी कंपनी इतनी छोटी क्यों दो चीजें हैं इसमें, देखिए, एक तो आपने खुद अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। है? एक तो ये था कि जो आपने देखा होगा कि आपके पास जब गवर्नमेंट के, आपने मुझे इदारे गिनवा दिए या वो बैंक गिनवा दिए जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड हो गए हैं और जिन्होंने अपने, दे हैव देयर रूट्स आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, सो दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हम्म, ठीक है जी। हमारी जो दूसरी मसला है वो दो चीजें हैं। हम्म, एक ये है कि हम कभी सिस्टम को चलने नहीं देते। जो सबसे रूट कॉज आपकी, आपने जब नेशनलाइजेशन किया, तो जो भी आपके बड़े खानदान थे, उनका आज भी मैं गारंटी से कह सकता हूं उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। बट द कॉन्फिडेंस दे हैव इन पाकिस्तान एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज जीरो। दे आर इनटू द बिजनेस, लाइक हबीब फैमिली है, बहुत ज्यादा दाऊद फैमिली है, दे आर इनटू द बिजनेस, बट दे ब्रिंग देयर इक्विटी अकॉर्डिंग टू द नीड्स। They are not openly coming up to Pakistan and then opening up their chapters like Indians, Tata, Birla, Ambani, they are doing it. ठीक है। दूसरा ये देखिए, यहां तक अभी हम संभले नहीं थे, और उधर जब हमने उनको, हमें डेंट पड़ा, तो 92 में वी ओपन था। अब इस पे मैं डिबेट कर सकता हूँ कि इतना ओपन अप करना था कि नहीं करना था, एंड वी ऑल नो कि नहीं करना था। कहाँ नहीं करना था तो कहाँ करना था, बट बाय एंड लार्ज लेट्स टेक, वी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप and we mean business at that time. And I know I was a young budding professional, नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, और उस मीटिंग में मैं भी बैठता था। कुछ टैक्स रिफॉर्म्स उस वक्त भी मैंने किए। डॉक्टर साहब, माय अटर सरप्राइज, दोज वर रोल बैक, एंड टू डेट हम उस पे कुछ एडवर्स रिमार्क सुन रहे हो। आप मलेशिया की मुझे मिसाल दे रहे हैं, आप इंडिया की मुझे मिसाल दे रहे हैं। ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने ओपन अप किया। आपको वो करेंसी सागा याद होगा जो थाईलैंड का हुआ था, वो कैसे रिकॉप हुआ था। ये सब एक आर्काइव। मगर हमारे यहाँ स्टेप बैक कैसे हुआ है, आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ स्टेप बैक ऐसा हुआ है कि एक आला हजरत की दामाद का एक केस हुआ क्रिमिनल। उसने हमें बोला कि मेरे दामाद पे क्रिमिनल केस वापस ले लो, वरना मैं, मेरे पास पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तुम्हारी हुकूमत गिरा दूंगा। और उसने हुकूमत गिरा दी, एंड यू रोल्ड बैक एवरीथिंग। आई मीन, अगेन आई एम डिस्प्यूटिंग कि अगर कोई गलत था तो गलत था, बट यू कैन नॉट हेलो, ऑफर हैव आई रोल लॉस्ट यू? बैक। सो दैट वाज अनदर नेल इन योर कॉफिन। देन व्हाट हैपेंड, मुशर्रफ साहब आए। आई एम सॉरी, आप मैं सब उसके थोड़े बहुत कंट्रीब्यूटरी हैं। हमारे पास डॉलर उड़ उड़ के आता था, और हमारे क्लाइंट जब हमसे पूछते थे कि अब हम क्या करें, तो हम बोलते थे साहब अपनी फैक्ट्रियों में मार्बल लगा लो, अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं। उस वक्त मैंने इनको कहा था, शौकत अजीज साहब को, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना। देखो, एक मार्केट का स्कीम है, आप जानते हो मुझसे बेहतर, कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपका सबसे पहला बैंक इंटरेस्ट का रेट आपका कम होता है, तो जो जो बड़े, जो शातिर इन्वेस्टर होता है वो बैंक में हाई रेट पे अपना लगा के निकल जाता है। नेक्स्ट पार्किंग लॉट इज स्टॉक मार्केट, एंड देयर इज अ थ्रेश होल्ड। वहां से वो जाती है
रियल स्टेट की मार्केट में। और ये 3 साल के साइकिल में अगर गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे तो वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में चली जाएगी, वरना वो फाइलों में रह जाती है। और उस वक्त मैंने हाई टाइम पे मैंने शौकत अजीज साहब को कहा था, मैंने कहा सर ये रिटन डॉक्यूमेंट है, आप कहेंगे तो शेयर भी कर दूंगा आपसे, कि भाई प्लीज। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लाएं, अब आप इस तरफ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फिर प्राइवेट एक्विटी आएगी खुद ब खुद वो ले लेगी। उन्होंने क्या किया, 425 बिलियन की लोन दे दी उन्होंने गाड़ियों की खरीदने में और इंपोर्टेड आइटम्स में, और एसी लगवा दिए और मोटरसाइकिलें बनवा दी। और आपका जराज का लोन था 225 बिलियन, उसमें से 1.25 लाख 1.25 लाख में से 1.25 लाख गाड़ियां आपकी डिफॉल्ट कर गई और आप जीरो पे आ गए। जो सेविंग होनी थी मेरी, और जिसका मेरा सेविंग टू जीडीपी बढ़ना था, वो मेरा डेट टू जीडीपी बढ़ता रहा लोगों का, कि यार मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैंने तो किराए पे गाड़ी ले ली, अब मैं वापस नहीं कर सक रहा। तो दूसरा हमने नोज डाइव यहां मारा। फिर हम आ जाए, हमने ये थे कि भाई के इन्फ्लेशन लाए ना लाए, फिर हमारे एक वजीर मोहतरम आए, मेरे आपके सबके बड़े अच्छे दोस्त, उसके जहन में आपने बड़े हफीज शेख साहब, उन्होंने कहा स्लो डाउन द इकोनॉमी। उन्होंने पुलिस को पुल कर लिया, उन्होंने बोला नहीं अब रोको उसको, रोका हमने। रोकने के बाद क्या किया हमने, फिर हम डॉलर स्विंग्स कर रहा होता था, हम आगे जाते थे पीछे जाते थे, इन्फ्लेशन आया हो गया, एंड वी बिकेम ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज हमारा डॉलर नहीं था। फिर देन वी ओपनड अप अगेन, वी टेकन, उस पे मैं प्रोग्राम पे इसलिए नहीं जाऊंगा, मेरे व्यूज और आपके व्यूज बहुत डिफरेंट है। नहीं नहीं, अब बड़ी अच्छी बात होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, थर्ड टाइम जब आप कुछ ना कुछ आगे चल रहे थे, कमोडिटी भी आपके फेवर में आ गई, ऑयल प्राइस नीचे आ गई, कॉटन नीचे आ गई, आपकी एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत चल रही थी, आप चल रहे थे, तो हमारी धरना कल्चर शुरू हो गया। मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, सियासत सियासत एक हिस्सा है, और सियासत मुल्क का एक हिस्सा है। आईएमएफ कहता था कि जी मुझे नहीं चाहिए, आपकी जरूरत है। पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट कर रहा है कि जी आप 24th इकोनॉमी है, you can be part of G20 maybe by 2030, you can be part of G16 by ये रिपोर्ट है उनकी, ऑथर्ड है, हो से। अब आपने क्या किया, एब्रप्टली सर सारा उठा के ना काम खत्म किया, और आपने एंड में क्या किया आपके साथ, कि जी आपने, फिर आप गए और एक नए मोड़ पे आ गए, फिर आपने अपना इंपोर्ट खोल के अपनी जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की, फिर आप नोज डाइव कर गए। फिर आप देखिए, आपको एक कंपोजिट प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें आपको एक्सपोर्ट्स को देखना है। अब आपको मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूं, जितनी भी मेरी ये टेक कंपनीज हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। वो बहुत बड़ा मसला क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी आप देखेंगे ना, कि एक कंपनी पाकिस्तान में है, एक कंपनी सऊदी अरबिया में, एक यूएई में है, एक मॉरिशस में होगी, एक अपना केमन आइलैंड में होगी, और एक यूएस में होगी। बिजनेस प्रोक्योर कहां से हो रहा है, काम पाकिस्तान में हो रहा है। 80-20 का रेशियो होता है, 80% बाहर रह जाता है, 20% हमारे पास आता है। उसमें से भी उन्होंने लिबरलाइजेशन करा के ले लिया आगे पैसे, क्या हमें निकाल के ले जाने दो। टैक्स रेट आपका जीरो, फैसिलिटी आपसे ले, आपके मुल्क में आपका डॉलर नहीं आ रहा। अगर आप मुझे एक बात बता दें, आज मुझे 15 बिलियन डॉलर, जो मेरी एस्टिमेट है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी, अगर मुझे मिल जाते हैं, तो क्या मुझे इंपोर्ट खोलने में मुश्किल है, कोई दुश्वारी है, क्या मैं आईएमएफ के मिनते तरले करूंगा, नहीं करूंगा। बट क्या उस कंट्रोल को हम लेके चल रहे हैं? आपको पता है, आपके पास इस वक्त ये बच्चे बच्चे हमारे जो फ्रीलांसर हैं, वो हमारे पास आते हैं, बोले हमें तरीका बताएंगे डॉलर बाहर रखें। उन्होंने डिजिटल बैंक्स में, पेओनीर टाइप के जितने भी बैंक हैं, उनमें आपके पाकिस्तानियों के लाख लाख अकाउंट मौजूद हैं, और उनके कम से कम एक एक बच्चे के को 40-50 हजार लाख डॉलर पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के हैं। आप मुझे बताएं, उसको आपने कहां तक हैंडल किया आपने? तो साहब, जब अभी तक मैंने आपकी बात सुनी है, उसमें मुझे एक चीज लग रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कसूर सारा हुकूमत का है। और ये बात आपसे मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैंने जी सियालकोट गया, गुजरांवाले गया, बहुत बड़ा सर्वे किया सारे छोटे फर्म्स का, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का। तो सब तोला सब एक बात कहते हैं। उनसे मैंने पूछा, भाई आप ग्रो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं हम ग्रो नहीं करना चाहते। अगर हमने सर उठाया तो हुकूमत मारेगी हमें, तो हम नीचे ठीक रहना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने उनसे पूछी, आप प्रोफेशनलाइज क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा बेटा रन करेगा। अब जो दुनिया में कंपनी तरक्की की है वो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं। दूसरी चीज ये, देर वाइडली हेल्ड कंपनी, जैसे आप कल देखिए ना, वो जो है बहुत बड़ी कंपनी इनविडिया, 4 ट्रिलियन की हो गई है। अब इनविडिया का जो ओनर है, जो जोनाथन होंग, क्या हुआंग नाम है उसका,
वो मेरा ख्याल उसके पास 5-6% है, बाकी सारा मार्केट में है। तो देखिए, हुकूमत भी का कसूर बहुत ज्यादा है। पर कुछ क्या हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का कसूर नहीं है कि हमारा कॉर्पोरेट, डू यू थिंक आवर कॉर्पोरेट कल्चर इज केपेबल ऑफ गोइंग सर इंटरनेशनल? सर आर दे? मुझे एक बात बताएं, आपके जितने भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, हम्म, क्या आर दे, मैं किसी की बुल वतनी पे डाउट नहीं कर रहा, नहीं नहीं। आर दे नॉट बिग कि they can make investment in Pakistan and increase the capacity of Pakistan export? Can't they grow and can't they provide employment opportunities to Pakistan? Can't they make this nation a skillful nation? नहीं जी, वो तो रोते हैं, वो कहते हैं हम अगर कुछ करते हैं, दो चीजों पे रोते हैं। पहले कहते हैं कि हमें ये बहुत तंग करते हैं, कोई हमारा कुछ हो जाए। जैसे आपको पता, मेरे से बेहतर, वो बंदे ने नेक्स्ट कोला बनाया था, और नेक्स्ट कोला वाज अ ग्रेट कंपेटिटर कोका कोला को वक्ता पड़ गया। हमने नेक्स्ट कोला वाले को, आप तो जानते हो कि मैं जानता नहीं हूँ, उसको भी मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उसको उठा के हमने मुल्क से ही बाहर भगा दिया। पहले उठा के लाहौर ले गए, फिर मुल्क से बाहर भगा दिया। दूसरी चीज, वो लोग ये कहते हैं कि जिस मुल्क में रोज सुबह शाम टैक्स बदले, वह हम क्या करें? हम तो प्लान ही नहीं कर सकते। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, यूआर एन अकाउंटेंट, के बिजनेस प्लान जब बनता है सर, वो 10-15 साल में पैसे, आज इन्वेस्ट करें पैसे कल तो नहीं आ जाते ना। वो लगता है टाइम, 5-10 साल तो लगते हैं पैसे वापस आने में। पे बैक पीरियड कई बिजनेसेस का 5-6 साल होता है। अब अगर बीच में आपने टैक्स बदल दिया, बीच में आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बदली, बीच में आपने 1000 कागज डाल दिए, तो फिर वो बेचारे कैसे ग्रो करेंगे? तो मेरा तो कहने का, मेरा जो थीसिस सर वो ये है कि हुकूमत, जिसको मैं स्लज कहता हूँ, कि दलदल में फंसाया हुआ है एक, हर चीज पे एनओसी, हर चीज पे। अब एनओसी क्या होता है चोला साहब? एनओसी होना चाहिए। सर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में कभी भी फ्री इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और हमने ये 2016 की टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में हमने लिखा था, जब मसूद नकवी साहब हमारे चेयर थे, कि आप हम्म, एडवांस रूलिंग दें। एडवांस रूलिंग का मतलब ये है कि आप अपना इनको टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर दे दें कि जी ये है और ये रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको मैं आज भी बता देता हूँ, ये जो मेरी रिपोर्ट थी, आपने देखा होगा, रिफॉर्म रिसोर्स इंटरिम रिपोर्ट थी, फाइनल तो करने ही नहीं दी मुझे। हम्म, और हम्म, ये एक बिल्कुल है ना, मोहल्लाती साजिशें होती हैं, ये होगी। और आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, उसमें हमने 4 कॉर्नर्स ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स कवर किए थे। हालांकि मेरे हिसाब से 6 बनते हैं, बट मैंने पाकिस्तान के हालात को मरूज खातिर रखते हुए 4 कॉर्नर्स मैंने रखे थे। एक था एडिशनल रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे, हम्म, दूसरा ये था कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा ये था हमने रखा था कि जी सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, और चौथा ये था कि कर्बिंग द अथॉरिटी ऑफ रेगुलेटर्स, यानी एफबीआर की और एसआरबीज वगैरह। हम्म, अब होता ये है कि जो 21 मेजर मैंने दिए कि नए टैक्स एवेन्यूज के, कि इसमें किस तरीके से हम उन टैक्स पेयर्स को, कि जो ट्रू टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट का पैसा रोक के बैठे हुए हैं, हम उनको कैसे लेके आ सकते हैं, या जो दे ही नहीं रहे टैक्स। जैसे आपको मैं बताता हूँ, दुकानदार दुकानदार मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, सारे ग्रुप्स, कि तोला साहब, मैंने कहा आप टैक्स देना चाह रहे हो कि नहीं? उन्होंने बोला हम देना चाह रहे हैं। मैंने कहा अपनी मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का दोगे? बोला जी वो भी दे देंगे। अगला जी आप अपनी प्री कंडीशंस बताएं। उन्होंने बोला जी हमें हेरस कोई ना करे। मैंने कहा नहीं करेगा। मैंने कहा जी दूसरा क्या है? बोला कि जी बॉल का सिंपल रिटर्न होना चाहिए। मैंने कहा जी वो भी हो गया। और ये रिटर्न का फॉर्मेट था जो उन्होंने एग्री किया था, मैंने साइन करो, साइन हो गया। फिर तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ऑडिट नहीं होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल फिक्स टैक्स में मैं आपको ले आता हूँ। मैंने कहा अब आप मुझे बताएं, कि अब आप बताएं, आप तो दुकानदार हैं, मुझे बताएं दुकानदार का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो उन्होंने 10 करोड़। मैंने कहा ये तो दुकानदार नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ। 10 करोड़ किसको कहते हो यार? अगर 10% भी प्रॉफिट कमाए तो 1 करोड़ कमा लिया, तो वो कहां से छोटा हो गया? तो मैंने कहा सिर्फ एक काम करो, इसको 30 करोड़ रुपए पे ले आओ, और 3 करोड़। बोला ठीक है। मैंने कहा 3 करोड़ में मैं तुमसे 2% लूंगा, 1% लूंगा जो ट्रू टैक्स मेरा बनता है, 1% लूंगा तुम्हें कन्वीनियंस प्रोवाइड करने का, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए, तुम किसी के नरके में ना हो। तो तुम क्या करोगे यार? 3 करोड़ का मतलब है 3 लाख रुपए। तुम मुझे दे दोगे तो 3 के 6 दे दोगे, क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने जाके मशवरा किया, बोला कि जी आप 1% कर दें और स्लोली ग्रेजुअली इसको रैंप अप कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। अब वो एग्री करा लिया, ठीक है जी।
और उन्होंने बोला अब टैक्स कलेक्ट कैसे होगा? मैंने कहा देखो जो दो सोर्स हैं जहां से, ये मैं नॉन वो उस एम्बिट की बात कर रहा हूं जो सेल्स टैक्स के अंदर आपका रिकॉर्ड है कि 40 ट्रिलियन का आपको उस वक्त आता था, उसमें से 10 ट्रिलियन का आपको इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर कट रहा था, 2.5 ट्रिलियन एफएमसीजी था और 27.5 ट्रिलियन खुला हुआ था, जिसमें कोई इनकम टैक्स नहीं आ रहा था हमारा, लेट अलोन सेल्स टैक्स तो आ ही रहा था। उस सेक्टर को मैं कैप्चर कर, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनसे एग्री करा चुका हूं कि 1% देंगे और हम मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से आपके ब्याप पे ले लेंगे, वो बिल कर देंगे आपको 103 रुपए, 101 रुपए कर देंगे, रुपया मुझे दे देंगे गवर्नमेंट को और 100 रुपए आपके जो उसकी अपनी सप्लाई होगी इसका ले। और ये मैं ऑलमोस्ट यानी कि सारी चीजें बता के आया हूं उस वक्त के अरबाब इख्तियार को जो एफबीआर के थे। मैं पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहा, या उनके साथ कुछ जो अटैच थे मेरे जैसे प्रोफेशनल, कि भाई ये हो गया एंड दिस इज द राइट टाइम टू कैप्चर दैम। टू माय अटर सरप्राइज दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट बजट। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने इनको ये कहा था कि एग्रीकल्चरिस्ट ऐसे टैक्स नहीं देंगे आप, तो आप अगर हॉरिजॉन्टल इक्विटी करना चाहते हो ना तो एक काम करो कि भाई आप एक मिनिमम एसेट टैक्स लगा दो, और वो ऐसा ना हो कि कोई कोर्सिव हो या रिग्रेसिव हो, बड़ा बैलेंस हो। जैसे अगर अशफाक तोला की 25 करोड़ रुपए की जायदाद है तो मेरा टैक्स बनता है 25 लाख रुपए, अगर 1% अगर मैं मिनिमम रेशनल रखूं तो। और उस 25 लाख से मैं अगर ज्यादा दे चुका हूं इनकम टैक्स की मद में तो मुझसे आप टैक्स ना लें, और अगर उससे मैंने कम दिया तो आप मुझसे डिफरेंशियल ले लें। अब उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे आ गई कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये सारे जमींदार जागीरदार ये तो मर जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं उन्हीं के लिए तो ला रहा हूं कि साला उनके हिस्से का टैक्स मैं और नदीम उलग दे रहे हैं, क्यों भाई? तीसरा हमने हमने ये कहा कि जी बहुत सारी कंपनी है जिसकी आप भी अभी मिसाल दे रहे थे मुझे, कि उनको वो टैक्स देती ही नहीं है ना वो डिविडेंड देती है। और उसकी वजह क्या है कि आपने कहा मुझे 5% जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके पास होता है, 95% मार्केट में होता है। एनवीडिया का आपने मुझे मिसाल दी, या कोई और आप दे दें कॉन्ग्लोमरेट या जाइंट्स को। अब उसमें से जब मैं देखूं तो हमारे यहाँ तो 98% अपने फैमिली के पास होता है, और वो टैक्स बचाने के लिए कभी डिविडेंड देते ही नहीं है। देयर इज नो रेगुलेशन। तो हमने क्या कहा उनको कि जी 2 दफा पिट चुके हैं लीगली, रिजर्व पे हमने टैक्स लगाया था तो पिट चुके थे। तो मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल लॉ के अंदर से निकाल के दी उनको चीजें कि भाई आप एक काम करें, आप उनको कहें कि जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है ना आपका, अगर आपने 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व का आप एक परसेंटेज हमें दे दें, और जब आप डिविडेंड दे तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसमें एक कॉन्ग्लोमेरेट ने मेरा वो अशर किया कि आप सोच नहीं सकते। उनको अगर मैं देखूं तो उन्होंने रेड लाइन क्रिएट कर दी कि जी दिस इज माय रेड लाइन इन फ्रंट ऑफ पीएम एंड एवरीवन। एंड बिलीव यू मी, मुझे ये लग रहा था जैसे मैंने कोई गुनाह किया पाकिस्तान में। एक और हमने चीज कही, अब जैसे आपका ये सारा कैपिटल जा रहा है फ्लाइट करके यूके, यूके से तो आपको इत्तलात आ जाती है अभी भी टूटी फूटी, दुबई से नहीं आ रही। तो यूएई और इंडिया का एक प्रोटोकॉल है कि 5 मिलियन दरम से ऊपर अगर किसी एक बंदे की या एक फैमिली की होगी इन्वेस्टमेंट, तो दे आर बाउंड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू इंडियंस, इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी जो भी है। हमने कहा पाकिस्तान के लिए कर दे, उन्होंने कहा आप अप्लाई करें। अब मैं कह क्यों आया कि जी अप्लाई तो कर दो ना, कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनके ये इन्वेस्टमेंट है, तो आप कम से कम उनको पकड़ो किसी पे, अगर लीगल आपकी आपने रेमिट किया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर नहीं है, आपने डिक्लेयर नहीं की थी एमनेस्टी में, तो भाई आप हमें बताओ कहां से आपने भेजी। सर एक तो छोटा, मतलब इसमें एक और सवाल आपसे पूछूं। मैं जो देखता हूं कि गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आई गो बैक टू द ओल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी वगैरह, वो कहते थे कि जी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम वो आपको सर्विस देंगे फिर टैक्स लेंगे। हमारे आपको पता है जो छोटे ये लोग हैं, एक दफ़ा मुझे याद है शहबाज शरीफ ने पुराने ज़माने में, जब मैं भी था डिप्टी चेयरमैन, तो मैं हफीज़ और मैं वहाँ गए पंजाब में, शहबाज शरीफ ने सारे छोटे वो जो बिजनेसमैन उनको बुलाया हुआ था। वो माशाल्लाह मैंने एक चीज़ नोटिस की, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते थे, शेरो शायरी भी करते थे, पर अंग्रेजी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल एक नहीं नहीं करते। दे देते। और मैंने हफीज़ को कहा, मैंने बल्कि उस वक्त कहा हफीज़ को,
मैंने कहा हफीज यार, मेरे पास तो इनसे बात करने का तरीका कोई नहीं है। जिस किस्म की उर्दू बोल रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, शेरो शायरी वगैरह, मैं तो इनसे बात ही नहीं कर सकता, क्या करूंगा, ठीक है। पर उन्होंने एक तोला साहब, एक अंग्रेजी की एक्सप्रेशन यूज की थी हर बंदे ने, एक ने नहीं, हर बंदे ने। वो था ट्रस्ट डेफिसिट। वो बार बार कहते थे हम आपको ट्रस्ट ही नहीं करते, हम आपको देते। तो ये जो मुझे आप जो बात कर रहे हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी की बात करते हो, जो कहते हैं हर बंदे को ये देना चाहिए वो देना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है। बल्कि अभी शायद कहा था, और मैंने इस पे पेपर लिखा है, वो आ जाएगा डॉन में परसों, कि जी ब्लैक इकोनॉमी बड़ी अच्छी चीज है, हमें ब्लैक इकोनॉमी ने बचाया हुआ है। अगर बाबू के हाथ में ब्लैक इकोनॉमी आ गई तो हम मर जाएंगे। मुझे ये बताइए, हम मार्केट को ग्रो करने दे तो पैसे ले लेंगे, हम जल्दी में पैसे लेने के लिए, अगर ग्रो करेंगे तो पैसे लेंगे। मैं एक और चीज आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तौला साहब, मैं बच्चा था, आप भी शायद याद होगा आपको भी, आप खैर मेरे से छोटे हैं, बढ़ने वाले साहब को भी याद होगा। एक होता थी दुकान जहाँ हम कराची जाके खाना खाते, तो बुंदू खान, बुंदू मैंने खान एक की और कहा है। पूरी पराठे सबको, ठीक है ना, बहुत अच्छा था। अब मुझे बताएं, बुंदू खान को 70 साल लगे हैं लाहौर इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। मैं ये हैरान हूं कि बुंदू खान इतना अच्छा खाना है, अगर उसके ऊपर इतने कंट्रोल ना होते, शायद बुंदू खान दुबई और क्या कहते हैं, वलायत और अमेरिका में छा गया होता। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, इम्तियाज सुपरमार्केट आपकी है, क्या इम्तियाज इम्तियाज सुपरमार्केट कारफोर से कम है? ये इम्तियाज सुपरमार्केट क्यों नहीं पूरे अफ्रीका में, पूरे मिडल ईस्ट में वगैरह? मेरा ख्याल है हमारे कंट्रोल इतने ज्यादा हैं, जो मैंने हिसाब लगाया है, इतना तंग करते हैं कि बंदा तंग आके कहता है यार मैं क्या करूं, मैं ब्लैक इकोनॉमी जाता हूँ। क्या आप ये सोचते सही है? देखिए, बात आपकी एक हद तक बहुत वाजिब और दुरुस्त है। हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इतने उलझे हुए हैं। कभी हमने, आप जो पानी में से नलका आप खोलते हैं तो पूरा बहुत फुल टैप आता है आपका, अब कभी आपकी हवा आ रही होती है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप आईएमएफ के प्रोग्राम में गए और वहां आपने सारी अपने ऊपर कदगने लगवा ली कि जी मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, और आज वही आप घसी पिटी रिवायतों को देखते हुए सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आज भी आपने लगाई, आपने क्यों लगाई है ये कंट्रोल आज, जो है कि मैं अरेस्ट भी कर लूंगा, जिसपे बड़े एजिटेशन हो रहे हैं, इसलिए लगाई है कि जी तुम चोर हो, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप ये कहोगे तो ऑब्वियसली सामने ये आएगा कि ताली तो दो हाथ से बजी थी। अगर मैं चोर हूं तो एफबीआर का अफसर भी तो चोर है, तो उसको उसकी क्या सजा है। मैंने अभी एक किसी को एक मिसाल दी कि मेरे पास जब मैं उधर बैठा हुआ था तो लोग आते थे कि यार वो कोई हमारा बंदा है, जरा ट्रांसफर पोस्टिंग कराने लगा। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं कराई, ना कराऊंगा। तो मैं ऐसे ही अपने जो होता ना तजस्सुस के लिए डॉक्टर साहब पूछता था कि यार क्या बैकग्राउंड क्या, तो बोलते थे यार मुंडा बढ़िया गरीब ही है, ते तनु कोई जरा इन्हों का ख्याल कर लियो। मैंने जी मैं की करा, दसो मैनू। तो बोलते थे यार, मैंने कहा मैं एक मिनट रुको जरा, अप्रेजल तो नहीं लाना है? बोला हाँ जी अप्रेजल लाना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, उस सोसाइटी में मैं टर्की गया और टर्की से रेवेन्यू अथॉरिटी के, तो ये तारिक बाजवा साहब वगैरह सारे गवाह होंगे। उनको मैंने पूछा, मैंने कैंडिडेट सवाल पूछा कि भाई ये बताएं कि आपके यहाँ कितने पिछले एक 10 साल में कितने करप्शन के केस पकड़े गए आपके अफसरों के। मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग सर? आई सेड हाउ मेनी करप्शन केसेस यू हैव नैप्ड इन लास्ट 1 डिकेड? मतलब नॉट इवन ऑफ 100 लिरा। तो रीजन क्या थी? आपने ऑटोमेशन की। अब यहां आपने ये प्राल के चक्रों में अपने आप को कदगन लगा के, और वो प्राल में जिसको एफबीआर में जगह नहीं मिली, वो एफबीआर के अफसरों ने अपने भाई भतीजों को भर दिया, वो प्राल लूट हो गई। आप मुझे एक बात बताएं, प्राल से सारे डेटा लीक हो जाते हैं, प्राल से फ्रॉड शुरू हो जाते हैं। आपने तो देखे होंगे, मशहूर फ्रॉड है प्राल के। हाँ, मुझे एक बात बताएं, तो फिर जब आपने क्या, वो तो स्टैंड स्टिल पे है ना प्राल। अब ये जब ये आई थी, ये जो फेसलेस जीडी का ये मैं लाया था, पहले किसी और ने लाया था, उसको मैंने ब्रश असाइड किया, उसको लगा यार जितनी स्मगलिंग होती है इसको मैं इस तरीके से मोल्ड करता हूँ, ये हमने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। तो आपको पता है कि ये बहुत सीनियर ऑफिसर थे, इनकी मीटिंग हुई कि यार ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा हम सबके लिए, अप्रेजरों के लिए, कि भाई रेंडमाइज कर दें आप, कि यार जीडी कटी, मास्क हुई, कोई डिटेल नहीं, वो चली गई सिस्टम में, एआई ने चेक किया, आगे चली गई किसी ए बी सी के पास।
हो सकता है कराची पोर्ट कासिम की जीडी हो और लाहौर के ड्राई पोर्ट पे पहुंच गई, उसने देखा हाँ ये सही है, टक टक इसने ओके कि आगे आगे इसने पैसे भरे और ले गया अपना सामान। तो उन्होंने बोला यार ये तो फिर सारा आजा मिन फजले रब्बी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको मैं मोल्ड कर देता हूँ। अब उसको मोल्ड किया गया, उन्होंने बोला नहीं ये एक डेटा रूम होगा और उस डेटा रूम में ये बंदे बैठेंगे और ये, क्या आज आप फेल हो गए उसमें? ये मैंने डे वन को कहा था अपने मीडिया टॉक्स में कि ये बाउंड टू फेल है, तो क्या हुआ आपने मुझे बताया? आज कौन बिल्कुल किसके सही कह रहे हाथ? हैं। तो फिर अच्छा आप थोड़ा मुझे सा बता। एक और चीज, आप स्मगलिंग जो कहते हैं, मैं जनाब बाहर से आया था वॉशिंगटन से, मुझे कुछ नहीं पता था इस मुल्क का। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना शुरू किया, मैं कोयटा गया, मैं गिलगित गया, मैं वजीरिस्तान वगैरह जब जाता हूँ, जब मैं वहां बात करता हूँ स्मगलिंग, वो वो तो कहते बेचारे, हैं ट्रेड है। वो कहते हैं यार स्मगलिंग कैसी? तो वो कहते हैं अच्छा चले बंद कर देते, तो हम क्या करेंगे? देखिए ना, उनके तो पुराने लिंकेजेस हैं उस एरिया से। हम, अच्छा फिर वो कहते हैं कि आप हमें स्मगलर कहते हैं, हम तो बकायदा 3 जगह पैसे देते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता कौन, कहते हैं वो, नहीं सर वो आप मत मत बताइएगा वरना कुछ ठीक और है हो ठीक जाएगा। है, हाँ कुछ और। अब मुझे बताइए, हमें ये भी तो देखना है, हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी, तोला साहब आप और मैं तो शहरों में रहते हैं, वो बेचारे गरीब लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको उनको उस ट्रेड के सर बगैर ये उनको ये कहाँ ये पैसे? आपको मैं बताता हूँ, एक मतलब मैंने इस पे बात की थी और मुझे सेनेट में किसी ने बोला, बोला यार ये तो ट्रेड है। तो मैंने इनको कहा 20 रुपए का जो लीटर पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है, 3 चौकियां पास होके आके यहाँ पर 116 में बिकता है। तो फर्क तो ये 116 और 96 रुपीज का तो इन बिटवीन आ गया ना। ठीक है सर। मैंने इनको एक मशवरा दिया था कि ऐसे जो लोग इस ट्रेड में है ना, ये टोटल टोटल 1400 से 1500 है। आपने देखा होगा कि एक मतलब रिपोर्ट आई थी जब ये केयर टेकर सेटअप आया था कि उसमें उन्होंने एग्जैक्ट नंबर दिए थे कि 2313 ही नहीं, मैं एक वैसे ही कह रहा हूँ कि 2313 स्मगलर हैं बलूचिस्तान से 1300 सिंध से हैं। ये इन्होंने कैंडिड फिगर दी थी, यानी कि एक ऊपर नीचे नहीं था। तो अगर इफ यू हैव द लिस्ट एंड इफ यू हैव द विल, मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ ना आपको कि भाई आप उनको आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को देख लेंगे। अगर आज मैं ऑयल मंगाता हूँ ईरान से और मेरा सेल्स टैक्स की चोरी होती है, और अगर फर्ज करें उसकी वजह से अगर मुझे वो ट्रेड तो अलाउ, आपको पता है सैंक्शन की वजह से नहीं होगी, तो आप बॉर्डर को टाइट करें। और आप एक अंदाजा लगाएं, ऐसे मैं अगर कहता हूँ मुझे, जैसे एक आम फैम फिगर आती है कि 200 बिलियन का मैं लॉस होता है इस चक्रों में, तो 200 बिलियन में से आप इनके विचारों के वजीफे बांध दे भाई, हमारी जान छोड़ो, वो आप वजीफे लो, अपनी जिंदगी गुजारो, ट्रेड करो, कोई और ट्रेड कर लो। हम आपको जरूरी नहीं बिल्कुल कहते। बिल्कुल। इसी अच्छा तो तरीके से एक और बड़ा हमारे पास मसला। आते थे स्मगलर्स, हम्म, जो आप कह रहे हैं ना उरूफ आम में, वो मुझे हम्म, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोला भाई बॉर्डर पे पकड़ो ना, कोयटा की दुकान पे क्यों पकड़ते हो मुझे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो लोग कहते हैं बॉर्डर पे हम पैसे दे के आते हैं, ये नहीं कि हम आते हैं हम चोरी करके आते हैं, कहते हैं जी हम पैसे दे के आते हैं, एक नहीं दो तीन हमारे बट पास सर बैरियर लगे। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट सर। एग्जैक्टली। बट द पॉइंट इज, इस पे मैं यहाँ आता हूँ। आपने माशाल्लाह ये कमेटी भी हेड की, रिपोर्ट भी बनाई, गोइंग फॉरवर्ड जरा हमें प्रिंसिपल बता दे कि टैक्स में हमारा क्या। देखें ना, अभी इस वक्त ये है तोला साहब, मैं जब ना बिजली का बिल देखता हूँ, मेरे ख्याल मैंने गिने थे उसमें कोई 10 या 12 टैक्सेस है। फर्दर टैक्स भी है, अदर टैक्स भी है, मोर टैक्स भी है। ये कहाँ का निज़ाम है कि फर्दर टैक्स, अदर टैक्स, मोर टैक्स? ठीक है। अच्छा फिर एक और निज़ाम है, फाइलर नॉन फाइलर। ये फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है? ये हाँ एक पाकिस्तानी है और दूसरा भी पाकिस्तानी है, ये फाइलर। एफबीआई ने मेरा ख्याल खुद अपने लिए मुसीबतें डाली हुई हैं। फिर आप देखें, आप अभी कह रहे हैं आप टैरिफ लोअर कर रहे हैं, उधर से आप वहाँ उनके ऊपर जीएसटी भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, तोला साहब खुद देखा होगा, टीमू ने क्या किया, टीमू ने हमारी प्राइसेस 4-5 गुना बढ़ा दी, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम आपको पता नहीं कौन सा टैक्स लगा देंगे तो हम बढ़ा देते हैं। तो ये बताइए क्या टैक्स पॉलिसी, हम तो, मैं तो ये कहता हूँ सर कि टैक्स पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक दफा टैक्स पॉलिसी बना दें तो फिर उसको 20 साल छेड़े ना, पूरी दुनिया तो ऐसे चलती है। ये जो हम हर बजट में मिनी बजट ले आते हैं, बजट ले आते हैं, ये क्या, ये प्रैक्टिस अच्छी है? इसको कैसे तोड़ा जाए या ना तोड़ा जाए? दो चीजें सर आप याद रखें। हम्म, एक तो ये है कि जब तक आप देखिए आपकी, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब, कि हम्म, आपकी इकोनॉमी की, लोकल इकोनॉमी की या डोमेस्टिक इकोनॉमी की बायोंसी है ना, उसका कोई इशू नहीं है आपके पास। आज हम्म, भी होटल भरे हुए मिलेंगे आपको, पेट्रोल पंप पे लाइनें बिल्कुल लगी ठीक। हुई मिलेंगी।
आपका सिर्फ सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर है। और डॉलर के इशू को आई एम नॉट अगेंस्ट इंपोर्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग वी मस्ट ग्रो टुगेदर। एक्सपोर्ट को ग्रो करें, उनको पकड़े जो $15 बिलियन बाहर रख के बैठा हुआ है आईटी वाले को। हम्म, हाँ, आपको पता ही है एग्जैक्ट की और कितने ऐसी चीजें निकली थी हमारे पास जो आपको पता चलता था वहां से हवाला हुंडी हो रही थी। ठीक है, आज आप जो यूएई में जो लेके जाते हैं, ये कैश लेके जाते हैं, वहां से वो एडजस्टमेंट हो जाती है पैसों की। और ये मैं अगर लेके जाऊं कैश यूएई के बैंक में तो मुझसे 500 सवाल करेगा और डेवलपर भी मुझसे नहीं लेगा। तो मगर अगर देखिए मेरा मैंने तोला कोई साहब रियल एस्टेट एजेंट है, वो डल देगा। एक छोटी सी इंटरवेंशन कर दूं यहाँ। तोला साहब मैंने 92 में, हम्म। या शायद उससे भी पहले, आई थिंक 85 86 में कैपिटल फ्लाइट पे दुनिया का पहला पेपर लिखा था, मैंने और मोहसिन खान ने। और वो बड़ा मशहूर है, अभी तक उस पर बात होती है। हमने जो सब कहा था कैपिटल फ्लाइट जो होती है वो इस वजह से होती है, रेट्स ऑफ रिटर्न में डिफरेंशियल। और रेट्स ऑफ रिटर्न में डिफरेंशियल क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा रेट आ जाता है जो हम केयर नहीं करते। कंट्री रिस्क और एक्सटॉर्शन रिस्क जो है, जो कंट्री के ऊपर लगता है, उसकी वजह से लोग भाग जाते हैं। लोग वापस आने को तैयार हैं अगर आप उनको कारोबार करने दें, अगर उनको पैसे बनाने दें। पर अगर वो वापस आता है बेचारा बंदा, कई बंदे यहाँ आए हैं वो रोते हैं। मैं एक दफा एयरपोर्ट गया चित्तौला साहब, तो एयरपोर्ट पे एक चीनी बैठा हुआ था, उससे मैंने गपशप लगानी शुरू कर दी, ऑटो बोर्ड में। वो हंस पड़ा, कहते हैं यार मुझे यहाँ 10 साल हो गए धक्के खाते खाते, और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक पता नहीं कौन सा प्लांट लगाना था, छोटा सा कोई लगाना था। ये प्लांट भी क्या है, एग्रीकल्चर की कोई चीज थी। कहता अब मैं मुल्क से बाहर भागने लगा था, तो अब शी जिनपिंग ने इंटरवीन किया तो मैं पोजीशन मिली है। एक दफा ऐसे ही डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर भी वहां बैठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं आप मेरे पास आए हैं, मुझे, उसने कहा, फॉरेन इन्वेस्टर का, प्राइम मिनिस्टर साहब दैट इज द प्रॉब्लम, हर छोटी छोटी चीज पे मैं आपके पास नहीं आ सकता। रूल होना चाहिए, ठीक काम होना चाहिए, वरना प्राइम मिनिस्टर के पास आपको पता है जाना कितना मुश्किल है और कितना टाइम लगेगा। तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा, पूछा उस एक जापानीज इन्वेस्टर से, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर, माय आई आस्क्ड माय पाकिस्तानी फ्रेंड, ही से यू नो इन्वेस्ट, so why should I invest? Does my Pakistani friend know more than me? अब मसला ये है कि ये चीजें हम डील नहीं करते। लोग भाग रहे हैं यहाँ बिकॉज उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। आप अगर उनको बिजनेस कर दें, कारोबार करने दें, तंग ना करें, एक टैक्स सिस्टम ऐसा बनाए जहां आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो टैक्स बहुत आपका बढ़ जाएगा। क्या ये आप सोचते हैं ठीक है कि नहीं? सर मैंने जो रिपोर्ट लिखी है ना, उसका थीम यही था। अच्छा। ठीक है, और इंटरिम थी, अगर मुझे 15 दिन दे देती मैडम फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम वाली हमारी, तो मैं शायद कंप्लीट करके दे देता, और ये आपके लिए वो रिपोर्ट बनती जो आप 5 मिलियन $10 मिलियन वालों को दे रहे हैं ना, वो भी नहीं लिख सकते थे। हम्म, हम्म, बट बात पता है क्या है सारी सर, जो हम्म। आपने बातें की हैं, ठीक है, आप, मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। क्या दुबई में आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं और होटल तक जाते हैं, तो किसी शख्स को देखा आपने कि वो लेन चेंज करे बगैर इंडिकेटर दिए? मैंने दुबई में रेगुलेशन, ट्राई किया है जी, मैंने देखे दुबई में सुन ट्राई सुन ले किया है। सर, सुने एक सुन ले सेकंड, सर, सर मैंने सुन। दुबई में ट्राई किया है कि टैक्सी की लाइन नहीं लगी होती और हमारे पाकिस्तानी भाई सारे लाइन में लगे होते हैं। बस, मैं कई दफा अब पिछली मैं आपको टैक्सी कह में गया हूँ, रहा मैं आपको 10वीं वहीं पे टैक्सी आ में गया हूँ, मैं कहा चलो, वो कहता ना यहाँ नहीं हो सकता ये। वहां वहां मैं आपको बताता हूँ, वहां हमसे ज्यादा रेगुलेशन है। हाँ, बट रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, और वहां सबसे ज्यादा फैसिलिटेशन भी है। हाँ, तो दे आर टू टू सोन इन ब्रदर्स, हम्म, रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन। अब उनको हमारी तरह थोड़ी है कि जी के सिंध का लॉ अलग होगा, पंजाब का लॉ अलग होगा। एफबीआर कहेगा मैं सिंध के लॉ को मानता हूं और पंजाब के लॉ को नहीं मानता। भाई एक यूनिफॉर्म लॉ होता है। कंट्री में आप आए हो, आप सूबे में नहीं आए हो, आप सूबे को जो आप कंट्रोल पहले करते हो ना एनएफसी अवार्ड से, आप उसी से करो। सिस्टम को सेंट्रलाइज रख के टैक्सेशन करो। और ये जो मेन जो आपको है ना, आपको रेगुलर प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं, अब जैसे आपने एसआईएफसी बनाई, आपने एसआईएफसी का हशर क्या किया? मैंने इनको कहा था आपका जो जो नीश उसका जो था ना, वो दो चीजें थी, आईटी और एग्रीकल्चर। एम आई राइट सर? बाकी दो भी थे, वो डिफेंस प्रोटेक्शन, ये वो मैं इसको, ठीक है, दे आर रैंक बिलो देम। हम्म, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आई एग्रीकल्चर में आप मुझे बताएं, जैसे आपने अभी कहा ना कि जी कौन आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब मैं खुद इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो मैंने कहा फॉरेनर को कहो कि आप आओ, ये गवर्नमेंट की लैंड है,
ये मेरी इक्विटी है आपके पास, इसकी वैल्यूएशन करा लेते हैं। आप क्या क्या चीज लाओगे, आप अपनी वैल्यूएशन मुझे दे दो, ठीक है। आपने 75 रुपए लाए, मैं 25 रुपए, अगर फर्ज करो बनती है तो 100 रुपए हुआ, मेरी 25% इक्विटी हो गई, आपकी 75 हो गई। अब मैं आपको ब्रीज देता हूं कि इसको हम रीट बना देते हैं और उसको मैं यूनिटिंग कर देता हूं, और यूनिटिंग में मैं स्टॉक मार्केट को कहता हूं कि आप इसको इन्वेस्ट कर दें, और मैं कैपिटल मार्केट से पैसे उठाता हूं जस्ट टू डाइल्यूट योर रिस्क। तो मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा आप ये कर दो, जिस दिन आपने ये कर दिया ना तो मेरी मुसीबत भी आसान, आपकी मुसीबत। उस रीट को बनाते बनाते आज तक आपको रीट का आपने, हालांकि रीट इज अ लीगल थिंग, आपने नहीं किया। क्या हुआ, वो जो इन्वेस्टर आए सारे बाकी, उन्होंने बोला यार हम यहाँ क्या करें, कोई पानी के लिए लड़, वो भाई ट्यूबवेल खोद के ले आओ, पानी बहुत है, कैपिटल कॉस्ट बढ़ा दो, कैपिटल मार्केट से उठा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, आपके लिए जान छूट जाएगी आपकी। व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा एक हमारे यहाँ मसला क्या है सर, मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूंगा ना तो मेरे बच्चे चोरी करते हैं, और मेरे बच्चों ने बाहर पैसा रखा कि भाई जान छोड़ो, मैं इस मुल्क में नहीं आता, मेरा बाप कहीं कोई बड़ी जगह पे बैठा हुआ है, तो कहेंगे देखा, अपने बच्चों को बाहर बिजनेस करा रहा है और खुद यहाँ मुल्क में मजे लूट रहा है। तो सर ये इस हॉल से हमें निकलना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि वी आर लाइक अ सिल्क वॉर्म, वी वांट टू डाई इन आवर शेल, वी बिल्कुल। डोंट वांट टू प्रोग्रेस, वी डोंट वांट, वी आवर विजन इज वेरी टनल विजन। वी हैव गॉट पीपल, those who have no head and tail of economy, और बशमूल मेरे चले, मैं अपने आप को इंक्लूड कर लूं ताकि किसी को कोई एतराज ना हो। आप उनको ऐसे ऐसे जगहों पे बिठा के रखते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग से जो सिस्टम रहा था उसको भी तबाह कर रहे हैं। अब बिल्कुल आप सही। टैक्स का देख लेने, जब अब हड़ताल होगी, ये होगा, क्या होगा आप मुझे बताएं। हु विल बी एट द रिसीविंग एंड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सर मैं आपको कहता हूं, और हर किसी ने अपने अपने वक्त में, अब वो आप, मैं भी इनकलाबी बन जाऊंगा, आप भी बन जाएंगे, हर कोई बन जाता, बट हर किसी ने अपने वक्त में जो कंट्रीब्यूशन करना था सिस्टम के बिगाड़ का किया है। अब वो जी। सारे नेक परवीन बन गए। थोड़ा सा भाई एक और सवाल पूछ लूँ आपसे, बताइए। मैं, आप तो अकाउंटेंट हैं, मैं तो डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल। पर एक चीज का मैं बार बार ख्याल करता हूँ, जो हमारा जो फंड प्रोग्राम है ना, हम तो इनकम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, या प्रॉफिट एंड, वो जो क्या होता है आपकी जो सेकेंडरी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पे नहीं कर रहे। बैलेंस शीट पे नहीं जा रहे हैं। आप देखिए कि हम सिर्फ फिस्कल की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रही हो, बैलेंस शीट की बात नहीं करते। मैं ये देखता हूँ बाहर जितनी कंपनी है, आईबीएम फॉर एग्जांपल फ्लैट हो गई, जनरल मोटर्स फ्लैट हो गई, बहुत सारी कंपनियां फ्लैट हुई हैं। और फिर आपको पता है मेरे से बेहतर कि वो जब फ्लैट होती हैं तो उनको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। उन्होंने, जनाब जनरल मोटर्स ने हुकूमत से पैसा लिया, रीस्ट्रक्चर करके 1 साल में इंटरेस्ट रेट के साथ वापस किया। क्राइसलर ने भी पैसा लिया हुकूमत से, 1 साल में इंटरेस्ट के साथ वापस किया। अब हमारे यहाँ तो ये सब्सिडी लेते हैं, पैसा वापस नहीं करते, वहां तो वापस करते हैं। बट जो असल चीज है वो रिस्ट्रक्चर करती है। और जहां तक मैं समझाऊं, यू नो बेटर देन मी, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर द बैलेंस शीट, नॉट द फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारी बैलेंस शीट हुकूमत की बहुत कमजोर है, हमारी है डेट, बट क्या ख्याल है, हमारी बैलेंस शीट कमजोर है या हमारी बैलेंस शीट अच्छी होगी, सर, और हम एसेट्स रिस्ट्रक्चर करें, कांट वी ग्रो मच फास्टर? सर हमारी एसेट तो नजर ही नहीं आ रही है ना। आपने जो मोटरवे बनाया वो आपकी एसेट है, आपको नजर आ रही है कहीं? आपको एयरपोर्ट बनाया, आपको नजर आ रहे हैं कहीं पे? आपकी जो माइंस है, आपके जो हिडन रिजर्व्स हैं, वो नजर आ रहे हैं आपके पास? मसला ये है कि मैं लास्ट टाइम बजट से पहले औरंगजेब के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा सर लेट्स वर्क ऑन द बैलेंस शीट ऑफ पाकिस्तान। आई हैव गिवन हिम द एग्जांपल, आई सेड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। सो व्हेनेवर समवन सेज कि यार व्हाट डू यू हैव टू रीपे मी, आई कैन से लुक, आई हैव गॉट ट्रिलियंस वर्थ ऑफ एसेट्स एंड माय debt is only 120 or 30 billion. So please look at me from the other angle. Why we are fearing making this balance sheet? अब उसमें ये झगड़ा शुरू हो जाएगा कि क्या ये प्रोविंस की एसेट है, भाई भाई चारों प्रोविंस की बना लो और कंसोलिडेट कर देता हूं मैं आपको, है तो एंड पाकिस्तान। अब इसमें कौन हिम्मत करेगा? अब आप उसके लिए भी लाओगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, आपने लेने हैं किसी फाउंडेशन से चंदा और अपने मंसूर नजरों को दे देनी है रिपोर्ट लिखने के लिए। क्या करेंगे आप? मैं सिर्फ ये, मैंने इनको ऑफर की कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से मैं आपको एडवाइजरी देता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। ये वर्ल्ड बैंक का गोरा आके हमें सिर्फ ये बता देगा टीथिंग प्रॉब्लम क्या है। बट आप देखें ना, इंडोनेशिया ने बैलेंस शीट बनाई,
18 19 तक 15 तक वो उनकी जो मैडम थी, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया में बताया, बोला कि ये जो थी ना हमारी, 4 साल से बहस चली थी कि ऑडिटर इतने क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, आई सेड टेल देम टू गिव 1 बिलियन क्वालिफिकेशन एंड यू रिमूव इट ना, स्लोली ग्रेजुअली। आई मीन दिस डजंट मीन, अब कुछ हमारे दोस्त यार हैं वो कहते हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। सर आप खुदा कॉपी करें, कभी कंट्री बैंकरप्ट नहीं होती है। जैसे आपने जनरल मोटर की बात की ना, वो बैंकरप्ट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कैश फ्लो। तो एसेट जब होती है ना, तो उसके बाद आप देखते हैं बैंकरप्सी है ये कि नहीं, कि योर एसेट्स आर इक्वल टू योर डेट्स और नॉट, दैट इज बैंकरप्सी। यार को खुदा कॉपी करो, पूरे कॉम को पैनिक में ना फैलाओ अपनी लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो अब ये ये जो देखिए, बैलेंस शीट की जो आपने बात की भी बड़ी अच्छी बात की। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो सब आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि एयरपोर्ट पूरी दुनिया में, वो शॉपिंग मॉल होता है, नीचे एयरपोर्ट होता है, होटल होता है, नीचे एयरपोर्ट होता है, हजार चीजें होती है, उसके नीचे वो होता है। रेलवे स्टेशन आप ले ले, पूरी दुनिया में रेलवे स्टेशन, ऊपर होटल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, सब कुछ बने हुए, नीचे रेलवे स्टेशन है। क्योंकि जो जहाँ फुटफॉल ज्यादा होती है, वो एसेट की कीमत बढ़ जाती है और उसको रेवेन्यू यील्ड आप निकाल सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क में आइडिया ही कोई नहीं कि एसेट क्या है। अब आपके पास जितने रेलवे स्टेशन है, आप उनको ही बना लें, तो आप सोचिए आपका कितना फायदा होगा। हमारे एयरपोर्ट में परसों फ्लाई करने सर लगा आप था। लीज आउट कर दें, मैं कह रहा हूँ लीज आउट कर दें मैकेनिज्म एंटरप्रेन्योर्स थोड़े को, है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कर दो, बोलो ये 10 साल की एडवांस रूलिंग है आपकी, मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा आपका, आप करें। बट आपको क्या है, आप अपना बजट बनाए। मैं एक मरतबा एक बात कर रहा हूँ, एक नेगोशिएशन में मैं बैठा था, नाम नहीं लूंगा किसके साथ, बना मैं वैसे ही परसोना नॉन ग्राटा बन जाऊंगा। हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये अचानक से हुआ कि जी अब हमें इनसे नेगोशिएट करना है। हम्म, तो चलो चलो, चले गए वहां बैठे। तो मुझे कहते हैं कि जी ये, उन्होंने अपना कैश फ्लो बनाया कि जी कि ये आपके कंट्री के ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की ऊपर की। तो उन्होंने मुझे दिया कि जी एंड आया $6 बिलियन। तो मैंने कहा मेरा तो $6 बिलियन होगा ही नहीं। तो व्हाट, आई सेड यस आई एम सेइंग यू, मैक्स में जाऊंगा $3 बिलियन जाऊंगा। तो आप मुझे 6 बिलियन पे कह के आप मुझे कहते हो कि ये पड़ोसी मुल्क से भी पैसे ले आ तू, और आप मुझे कह रहे हो कि जी कमर्शियल बोरोइंग भी मैं करूं आपसे। तो मुझे बताओ भाई, यू आर किलिंग मी ऑन अ फैक्ट विच इज अ नॉन फैक्ट, विच इज नॉट फैक्चुअल। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू। तो मुझे कहते हैं कि जी आपके हिसाब से कितना होगा, मैंने मेरे हिसाब से इस मर्तबा सरप्लस होगा, बिकॉज कि इतनी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है कि लोग इंपोर्टेड चीज ले ही नहीं सकते, और जो लोकल भी लेते हैं जिसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो भी अफोर्ड करना उनका लिए मुश्किल है। तो आप बराए मेहरबानी इसको एडजस्ट करें। तो नेक्स्ट डे मुझे एक बड़ा इसमें तोहफा मिला, और आप सोचते होंगे कितना अच्छा तोहफा होगा, कि कहा गया कि इसको आइंदा से नेगोशिएशन में मत ला। देखिए, ठीक है मेरा सर। ये ख्याल है, तोला साहब, अब मेरा ये सर मुझे एक बात बताएं, जी। उस साल सरप्लस हुआ आपका, बट अगर बेवकूफी ना करते और वीट इंपोर्ट आप ना करते अगेंस्ट दी एडवाइस ऑफ सियाने, तो आप 1.2 बिलियन की आपने वीट इंपोर्ट की और 600 मिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, तो 600 सरप्लस में आप इससे पिछले साल भी थे। अब इसके लहू किसके हाथ तलाश करेंगे आप, उसके बेसिस पे जो आपने इन्फ्लेशन अक्रू की, मेरे लोगों की जेबों से पैसा निकला, मेरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा 1% इक्वल टू 515 बिलियन रुपीज सर। अब बट दो देखिए, ये परसेंट जो अगर मैं बचा फिजिकल, लूं, तो मेरा तो सोशल सेफ्टी नेट इतना बढ़ जाएगा कि कोई गरीब ना रहे इस मुल्क में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जबकि एक कंट्री के एसेट रिच है वो कंट्री, और हम एसेट्स को मेजर ही नहीं करना चाहते। हमने एसेट्स को बुक वैल्यू पे नहीं रखा हुआ, हमने कॉलोनियल वैल्यू पे रखा, लॉर्ड मकॉले के वैल्यू पे रखा हुआ एसेट। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है, हम उससे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो तो हमें लॉर्ड मकॉले की जमाने की बातें करेगा, हम तो इवेल्युएट ही नहीं करते। इसमें एक चीज केस इन पॉइंट सर है, फॉर आप ये छोड़ें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एग्जाम्पल। एक कंपनी आपके पास आई प्राइवेटाइजेशन में, उसने इन्वेस्ट किया, उसने कहा कि जी ये मेरी से $2 बिलियन या $2.4 बिलियन की आपसे डील हो गई। ठीक है। अब उसने कहा कि जी ये पार्ट है मेरा, और ये एसेट्स आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। मैंने एक एतराज उठाया, मैंने कहा जी उसका 26% शेयर है। आप मुझे ये बात बता दें, वो अगर $800 मिलियन की, पीटीसीएल की बात हो रही है, $800 मिलियन की अगर ये है, तो उसका तो 26% है ना, तो $202 मिलियन हुआ। ठीक है सर। तो उसको बोलो इतना रोक ले भाई, बाकी हमें दे दे।
नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, उसको मैंने ये कहा, मैंने कहा चलो यार, ये तो मैं समझ आ रही है, चलो $800 मिलियन, बट ये बताओ कि जिसके पैसे उसने दे दिए तो क्या उसके तुमने डिविडेंड्स को दिए? ₹9 बिलियन अराउंड हमने अंदाजा लगाया था कि उसके डिविडेंड आप उनको दे चुके हैं, जिसके पैसे उन्होंने दिए। बिल्कुल सही। तो सर देखिए, आप मुझे बताएं। आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, यू मार्शल एडवाइज ऑन दीज थिंग्स। नहीं सर, एन सर मुझे इन्वेस्टर, मुझे एक बात बताएं, फिर हम किससे गिले कर रहे हैं? नहीं, अपने आप से करना चाहिए, किसी से नहीं आप करना मुझे एक बात बताएं, क्या चाहिए। हफीज शेख ने इन प्रिंसिपल रिजाइन नहीं किया था उस प्राइवेटाइजेशन बोर्ड से एज ए चेयरमैन, कि मैं नहीं कर सकता ये? क्या 24 घंटे में उसका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ दोबारा? तो कहां है हम? अब तो हमने कहा 50 करोड़ तक की कोई भी अगर केस आ गया, लैब नहीं देख सकती। इन पब्लिक इंटरेस्ट हमने अगर पास कर दिया तो नैब नहीं देख सकती। नहीं, भाई पर मैं आप, नहीं, मैं कहता हूँ नैब की जरूरत क्या है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, जो दुनिया ने काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सॉवरेन वेल्थ फंड इन एवरी कंट्री ऑलमोस्ट। अब फॉर एग्जांपल सिटी वेल्थ फंड्स भी हैं। देयर आर सो मेनी फंड्स एंड दे आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज, और उनके रिटर्न्स बड़े हाई होते हैं। हम अगर एसेट मैनेजमेंट करें और उसको ठीक तरीके से करें तो वी कैन डू इट। हम तो ये कहते हैं प्राइवेटाइज कर दो बगैर सोचे। अच्छा, प्राइवेटाइज भी जब हम करते हैं तोला साहब, मैं दो तीन एक दफा गया था एक रोड शो पे प्राइवेटाइजेशन के लिए, ओजीडीसी की। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम पहले मुझे बताओ तुम बेच क्या रहे हो। कोई आइडिया नहीं था। हम शेयर बेच रहे हैं। मैंने कहा यार इसमें एसेट्स कहाँ है, एसेट्स तो मुझे दिखाओ। कोई एसेट्स का नहीं पता। तो ओजीडीसी के पास तो बहुत अनप्रूवन फील्ड्स हैं। मैंने कहा यार ये तुम बेच दोगे विदाउट इवन एवेल्युएटिंग कि उसके अंदर है क्या नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ में एक और आपसे आखिरी सवाल पूछूं कि ये जो होती है, हम निगोशिएट करते हैं, हम कहते हैं आईएमएफ को कि भाई वो आके हमारे से बात करे, हम फलाने को कहते हैं बात करो, निगोशिएट करो। सारे वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे कंसल्टेंट बाहर से आ जाते हैं, इतने कंसल्टेंट आते हुए हमें एडवाइस करते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर बैठे होते हैं, अभी औरंगजेब साहब भी यही कर रहे हैं, सब कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आईएमएफ ये कह रहे हैं मैं परमिशन ले लूं। सर, मैंने बड़े मुल्कों में काम किया, जो तकड़े फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं मेरे हाथ बंधे नहीं हुए। वो कहते हैं मैं आईएमएफ से भी आगे भागना चाहता हूँ, मैं अपना काम खुद करूंगा। भाई तुम्हें कन्विंस करूंगा क्या? अच्छा, हम निगोशिएट भी नहीं करते इन लोगों से। उनकी रिपोर्टें लेके हम उन्हीं से बैठते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी इस पे कुछ काम किया था थोड़ा सा। एनर्जी सेक्टर में किसने हमें मरवाया? हमें वर्ल्ड बैंक ने मरवाया। हमने एनर्जी सेक्टर को कभी ठीक तरह देखा ही नहीं। वो कहते हैं ये बना दो, ये कर दो, प्राइस ये कर दो, प्राइस वो कर दो। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको एनर्जी सेक्टर की रिस्ट्रक्चर में लगाऊं को बहुत मुश्किल काम है। तो व्हाई डोंट वी यूज आर ह्यूमन कैपिटल? व्हाई डोंट वी प्रिपेयर आर नेगोशिएटिंग पोजीशन? व्हाई डोंट वी नेगोशिएट बजाय इसके कहने के हमें परमिशन दे दो? सर मिसाल तो दे दी थी ना पर्सोना नॉन ग्रेटा की। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? बात सिर्फ इतनी सी है, जो रिपोर्ट मेरी बनी हुई है हम्म, आप देख लें। हम्म, और आप, ये तो अभी इंटरव्यू में फाइनल तो बनाने नहीं थी, वरना बड़ी वॉल्यूमिनस थी। और फिर आपने $5 मिलियन दे के एक रिपोर्ट बनवाई है सांप सीढ़ी वाली, मैकेंजी से, क्या है? ठीक है ना? देखिए भाई, हम्म, मैं तो फील करता हूं ना, मेरे पास अभी 4 फोन आए होंगे कि भाई कि ये बताओ यार हमारा ये मसला फंस गया है। हम्म, दूसरी बात है कि ट्रू वैल्यूएशन का मैंने इनको कहा है, औरंगजेब को, हम्म, कि भाई आप लीड लें, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम करके देंगे आपको। व्हाट डू यू नीड? हर हम्म, सिटी के पास, अब आप सॉवरेन फंड की बात करें, अब सॉवरेन फंड आप कह रहे हैं कि बना दो, हमने बनाने की कोशिश की तो आईएमएफ ने रोक दिया। सर आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आप ये समझ रहे हैं 235 का मैं बावला था कि मैंने ये रेट निकाला है? और क्या हम्म, स्टेट बैंक पागल है कि जो 280 में खरीद रही थी? कोई ना कोई तो बॉटल नेक है ना, कि जो 40 रुपए या 45 रुपए नीचे नहीं आना दे रहा। कोई ना कोई तो है ना जो 9% की इन्फ्लेशन को कम होते हुए रोक रहा है। कोई ना कोई तो है ना जो मेरे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के दरमियान हायल है। हम्म, तो किसके हाथ लगू तलाश करूं मैं? हम्म। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। तो ये प्रॉब्लम से जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट call ourselves a sovereign state who can take decision of its own choices, just because of we are hostages, because of the fact that we cannot earn the dollar. We can बिल्कुल earn ठीक that. है जी। बिल्कुल ठीक मुझे है। आप दे दें, मैं 1600 अरब डॉलर, 1600 अरब रुपए का टैक्स आपको जमा करके देता हूं और किसी को तंग नहीं करूंगा। बिल्कुल सही और कह आप नहीं रहे देंगे, हैं। क्योंकि आई आपको फुली तंग अग्री। करना है, उसकी लीकेज अभी को देखना है, रेंट सीकिंग करनी है। 92% 95% of your direct tax is contributed by 3.5%.
7.5%, सॉरी, ठीक है, और बाकी जो 5% है वो 92.5% दे रहे हैं। तो वो क्या रहा है कि जो ये बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे सारा आप सकआउट करते हैं एडवांस की मद में, गवर्नमेंट अपना बजट आधा पौना पूरा पूरा करके निकल जाती है, और नीचे वाला जितना भी है वो एक्सपोज है एफबीआर की उस पे अपना डिस्क्रेशन पे, और हम जैसे कंसल्टेंटों की डिस्क्रेशन पे। तो फिर करप्शन फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा, फिर ग्रे इकोनॉमी भी आएगी। बिल्कुल तो आप फैलेगा। ट्रू टैक्सेशन करें, मिनिमम एसेट टैक्स लाएं, हम्म, टैक्सेशन करें। गवर्नमेंट 22% पे दे रही थी और हमारे दोस्त यार डिविडेंड दे नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था, उसकी आवाज उठाई तो रेड लाइन बिछ गई। अब मैं क्या कहूं सर इनको, जिनके थोड़ा सा सिर्फ 200 बिल्कुल आपने 200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में है और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से बाहर है, वो रेड लाइनें बिछा रहे होते हैं। अब उनको इलॉन मस्क बनना है पाकिस्तान में। ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छी बातें आपने की। थैंक यू इंशाल्लाह सर। आपसे ये डायलॉग रहेगा कायम, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी तो देखी है, नीचे बहुत कुछ है। पर जो सर आप सेंट्रल बात है, जो आई थिंक आई अंडरस्टैंड फुली एंड एग्री विद टोटली, हमने दुनिया में देखे पिछले साल जो नोबेल प्राइज मिला वो एसमोग्लू और रॉबिन्सन को मिला। वो ये कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन तो बनाएं जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, तरक्की तब हो सकती है। तरक्की तब हो सकती है जब ऐसी चीजें बनाएं जहां आप जो बातें कर रहे हैं हम बैठ के बात कर सके, मुबाहिसा कर सके, डिबेट कर सके, चाहे कुछ हो, पर फिर अपना सोल्यूशन निकाल सके। मेरा ख्याल ये इस चीज पे हम अभी तो नहीं पहुंचे। मुझे उम्मीद नहीं है कि हम अगले 100 साल में भी पहुंचेंगे। हम वो लोग ही नहीं है जो कि गवर्नेंस सिस्टम बना सकते हैं, हम बार बार भागते हैं। तो थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर करेंगे। बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टुडे। बहुत शुक्रिया सर सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।